हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नागपाल एकेडमी। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एलिमेंट्री फंक्शन ऑफ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। इससे पहले भी वीडियो में हमने एलिमेंट्री फंक्शन के बारे में सीखा था, एलिमेंट्री फंक्शन क्या होते हैं। आज हम मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सीखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एलिमेंट्री फंक्शन एंड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। मोबियस इन सब में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है कॉन्फॉर्मल मैपिंग। ये कॉन्फॉर्मल मैपिंग क्या होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फॉर्मल मैपिंग? कॉन्फॉर्मल मैपिंग वो मैपिंग होती है कि आपको ये पता है कि दो प्रकार के प्लेन होते हैं, एक होता है जेड प्लेन और एक होता है डब्ल्यू प्लेन। दो तरह के प्लेन होते हैं, एक होता है जेड प्लेन और एक होता है डब्ल्यू प्लेन। जेड प्लेन में जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और डब्ल्यू प्लेन में जो एक्सिस है वो यू है और वी है। अब मान लो जेड प्लेन पे दो कर्व लाई कर रही हैं, एक C1 और एक C2, और डब्ल्यू प्लेन में भी दो कर्व लाई कर रही हैं, एक C'1 और एक C'2। इसका एंगल थीटा और इसका एंगल है फाई। अगर एंगल थीटा एंगल फाई के इक्वल आ जाता है तो ये मैपिंग कॉन्फॉर्मल हो जाती है। एक मैपिंग कॉन्फॉर्मल तब भी हो जाती है जब डब्ल्यू जेड का फंक्शन हो और वो एनालिटिक हो जाता है। अगर डब्ल्यू जेड का फंक्शन है, एनालिटिक हो जाता है, तो भी वो मैपिंग कॉन्फॉर्मल हो जाती है। और जेड प्लेन और डब्ल्यू प्लेन के बीच के अगर एंगल आपस में इक्वल आ जाते हैं तो भी इन दोनों के बीच में जो मैपिंग होती है वो कॉन्फॉर्मल हो जाती है। नेक्स्ट आगे बारी आती है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा एक होता है कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन एंड एंगल ऑफ रोटेशन। कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन एंड एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है? मान लो W जो है वो Z का फंक्शन, W Z का फंक्शन है। कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन और एंगल ऑफ रोटेशन निकालना हो तो सबसे पहला बात कि कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है F डेरिवेटिव ऑफ Z का मॉडुलस। कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है F डेरिवेटिव ऑफ Z का मॉडुलस। इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन निकालना हो तो कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन का मतलब होता है W जब Z का फंक्शन दिया होगा उसका डेरिवेटिव निकालोगे और उस डेरिवेटिव का मॉडुलस कर दोगे तो कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन आ जाएगा। लेकिन एक होता है एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है? एंगल ऑफ रोटेशन करने के लिए हम क्या करते हैं कि F डेरिवेटिव ऑफ Z की जो वैल्यू होती है अल्फा प्लस आइटा बीटा आ जाती है। मान लो जब हम FZ करते हैं उसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसका डेरिवेटिव अल्फा प्लस आइटा बीटा आ जाता है। तो एंगल ऑफ रोटेशन का फार्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स बीटा बाय अल्फा होता है। एंगल ऑफ रोटेशन का फार्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स बीटा बाय अल्फा, और कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है F डैश Z का मॉडुलस हो जाता है। अब हम इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कैसे करने हैं इसके बेस पे ध्यान से समझते हैं। अब देखिए, हमें कहता है कि W जो है वो Z स्क्वायर के इक्वल दे रखा है, जहां पर Z की वैल्यू 2 प्लस आइटा है। हमें कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन एंड एंगल ऑफ रोटेशन निकालना। W जो है Z स्क्वायर के इक्वल दे रखा है, Z की वैल्यू 2 प्लस आइटा है, कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन और एंगल ऑफ रोटेशन निकालना है।
जो डब्ल्यू जेड स्केयर के इक्वल है, डब्ल्यू को एफ जेड मान लेंगे, एफ जेड की वैल्यू जेड स्केयर आ जाएगी। अब कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन निकालने के लिए एफ जेड का डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ डेरिवेटिव ऑफ जेड 2z आ जाएगा, और z की वैल्यू जो 2 प्लस आइटा है वो उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो 2 इंटू 2 प्लस आइटा आ जाएगा, तो आउटपुट आ जाएगी 4 प्लस 2 आइटा, ये हमारा आ जाएगा एफ डैश जेड आ जाएगा। अब एफ डैश जेड आने के बाद कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है एफ डैश जेड का मॉडुलस, मतलब मॉडुलस करेंगे 4 प्लस 2 आइटा का, मॉडुलस का मतलब होता है 4 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, 16 प्लस 4 20 आ जाएगा, और 20 का स्क्वायर रूट होता है 2 रूट 5, जो रिजल्ट आया वो आंसर आ जाएगा। इसी को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन। लेकिन अगर हमें एंगल ऑफ रोटेशन निकालना है तो एंगल ऑफ रोटेशन का फार्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स बीटा बाय अल्फा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीटा? अल्फा ये बीटा, तो बीटा बाय अल्फा कर देंगे तो आउटपुट आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स 1/2 आ जाएगी, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, हमें कहता है कि u दे रखा है अपने को 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और v अपने को दे रखा है y स्क्वायर बाय x। u हमें कांस्टेंट दे रखा है और v भी हमें कांस्टेंट दे रखा है। प्रूव करना है बोथ लाई इन ऑर्थोगोनल सिस्टम, हमें प्रूव करना है कि दोनों ही ऑर्थोगोनल सिस्टम में लाई करते हैं। अब कोई दो कर्व ऑर्थोगोनल सिस्टम में लाई तभी करती है जब दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट -1 होती है। तो u 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर u कांस्टेंट है, v y स्क्वायर बाय x v कांस्टेंट है, दोनों ऑर्थोगोनल सिस्टम में लाई कब करेंगे? सबसे पहला काम 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को कांस्टेंट के इक्वल रख दिया, और फिर y स्क्वायर बाय x को भी कांस्टेंट के इक्वल रख दिया। अब यहाँ से भी डेरिवेटिव निकालेंगे और यहाँ से भी डेरिवेटिव निकालेंगे। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो आएगा 4x प्लस 2y dy बाय dx, और कांस्टेंट का आ जाएगा 0। तो यहाँ से dy बाय dx की वैल्यू आ जाएगी -2x बाय y आ जाएगी। ऐसे ही इसका डेरिवेटिव निकालना है फर्स्ट अपॉन सेकंड से, तो सेकंड का होल स्क्वायर सेकंड एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का 0 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2xy dy बाय dx इज इक्वल टू y स्क्वायर, तो dy बाय dx की वैल्यू आ जाएगी y स्क्वायर बाय 2xy, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो आउटपुट आ जाएगी y बाय 2x। अब इसको हमने कह दिया m1 और इसको हमने कह दिया m2, तो दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट करी जब हमने, तो वैल्यू आ गई -2x बाय y की, प्रोडक्ट कर देंगे जब हम y बाय 2x से, तो ये कट जाएगा आपस में, तो ये वैल्यू आ जाएगी -1। यानी कि जब दोनों स्लोप की प्रोडक्ट -1 आ जाती है तो दोनों कर्व ऑर्थोगोनल सिस्टम में लाई कर जाते हैं। कि हमने प्रूव करना था कि कोई दो कर्व ऑर्थोगोनल सिस्टम में लाई केवल तभी करते हैं जब दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट -1 हो। तो u कांस्टेंट था, v कांस्टेंट था, प्रूव करना था दोनों ऑर्थोगोनल सिस्टम में लाई करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव निकाला, इसका डेरिवेटिव निकाला, और दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट को -1 के इक्वल रख दिया, हेंस प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट आगे बारी आती है नेक्स्ट आगे बारी आती है, एक होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है जहां पर W जो है वो AZ प्लस B की फॉर्म में होता है, उस ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जहां पर W की वैल्यू होती है U प्लस आइटा V, Z की वैल्यू होती है X प्लस आइटा Y, और A और B जो होते हैं वो कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। उसी के बाद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक बार आती है मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन की। ये मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब W इज इक्वल टू AZ प्लस B बाई CZ प्लस D की फॉर्म में होता है, जहां पर AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0 होता है।
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है जहां पर W इज इक्वल टू AZ प्लस B होगा, जहां पर W की वैल्यू U प्लस आइटा V, Z की वैल्यू X प्लस आइटा V, Y और A और B कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो। और मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन वो होता है जहां पर W इज इक्वल टू AZ प्लस B बाई CZ प्लस D होता है, जहां पर AD माइनस BC हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। अब मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन को हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन को हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। इसके बाद एक बारी आती है क्रिटिकल पॉइंट्स की। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? किसी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन में z की जिन वैल्यू पर w या तो 0 हो जाए या w इंफिनिटिव हो जाए, z की वो वैल्यू w के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाते हैं। जैसे z की वैल्यू अगर मैं माइनस बी बाई ए यहां पे रख दूं तो w की वैल्यू 0 आ जाएगी। z की वैल्यू अगर मैं यहां पर माइनस बी बाई ए रख दूं तो देखिए माइनस बी बाई ए रख के देखिए a माइनस बी बाई ए प्लस बी अपॉन में c माइनस बी बाई ए प्लस डी, ए से ए कैंसिल, 0 आ गया। यानी कि z की वैल्यू माइनस बी बाई ए पर w की वैल्यू 0 है और z की वैल्यू माइनस डी बाई सी पर w की वैल्यू इनफाइनाइट है। तो z की जिन वैल्यू पर w या तो 0 आ जाए या w इनफाइनाइट आ जाए, z की वो वैल्यूज w के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाती है। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से होते हैं? z की वैल्यू माइनस बी बाई ए और z की वैल्यू जो है माइनस डी बाई सी, ये दोनों ही पॉइंट्स हमारे लिए क्या कहलाएंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाएंगे। ये क्रिटिकल पॉइंट्स कहां पे होते हैं? मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन में होते हैं। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो वो होता है जब w इज इक्वल टू AZ प्लस B हो, जहां पर w की वैल्यू u प्लस आइटा y या u प्लस आइटा v, z की वैल्यू x प्लस आइटा y, a और b कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो। मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन वो होता है जब w इज इक्वल टू AZ प्लस B बाई CZ प्लस D हो, जहां पर AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0 हो। और इसी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन को बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स वो होते हैं जब w इज इक्वल टू AZ प्लस B बाई CZ प्लस D हो, z की वैल्यू माइनस b बाई a पर w की वैल्यू 0 आ रही है और माइनस d बाई c पर w की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है। तो ये दोनों ही पॉइंट्स हमारे लिए क्या कहलाएंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाएंगे। नेक्स्ट आगे बारी आती है, हमें कहता है एक होता है फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट क्या हो? किसी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन में जब w AZ प्लस B बाई CZ प्लस D की फॉर्म में होती है, फिक्स्ड पॉइंट में हम w को z के इक्वल रखते हैं। फिक्स्ड पॉइंट में हम w को z के इक्वल रखते हैं, w की जगह z रख देंगे तो z इज इक्वल टू AZ प्लस B बाई CZ प्लस D आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CZ स्क्वायर प्लस DZ इज इक्वल टू AZ प्लस D आ जाएगा। ये इधर जाकर माइनस CZ स्क्वायर प्लस DZ माइनस AZ माइनस B इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो CZ स्क्वायर प्लस D माइनस A इंटू में Z माइनस B इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब Z में क्वाड्रेटिक बन चुकी है, Z में क्वाड्रेटिक बन चुकी है तो Z की वैल्यूज निकालेंगे। Z की वैल्यू का फार्मूला होगा माइनस के B प्लस माइनस रूट में B स्क्वायर माइनस के 4AC अपॉन में 2A हो जाएगी। तो ये z की वैल्यू आ जाएगी, एक प्लस की आएगी और एक किसकी आएगी? माइनस की आ जाएगी। तो z की वैल्यू आ गई हमारे पास, एक तो आ गई माइनस के d माइनस a प्लस में रूट में d माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 4bc अपॉन में 2c और एक z की वैल्यू आएगी माइनस के d माइनस a माइनस रूट में d माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4bc अपॉन में 2c। इस वाली वैल्यू को कहेंगे q और इस वाली वैल्यू को कह देंगे r। तो दो पॉइंट्स आ गए हमारे पास q और r। लेकिन एक बात और हो सकती है कि एक फिक्स्ड पॉइंट हो सकता है कि दोनों सेम हो,
हो सकता है कि z की दोनों वैल्यू सेम हो। अगर z की दोनों वैल्यू सेम होती हैं तो हमेशा जो नॉर्मल फॉर्म होती है वो फॉर्म होती है ऐसे 1/w माइनस a इज इक्वल टू 1/z माइनस a प्लस k की फॉर्म में होती है। ये याद रखना पड़ेगा कि जब फिक्स्ड पॉइंट हमारे z की दोनों वैल्यू सेम आ जाए तो नॉर्मल फॉर्म का फार्मूला होता है 1/w माइनस a इज इक्वल टू 1/z माइनस a प्लस k होता है। लेकिन जब भी अगर फिक्स्ड पॉइंट दोनों डिफरेंट आ जाते हैं, मान लो z की दोनों वैल्यू अलग अलग आ गई, एक a आ गई और एक b आ गई, तो नॉर्मल फॉर्म का जो फार्मूला होता है वो होता है w माइनस a बाई w माइनस b इज इक्वल टू k z माइनस a बाई z माइनस b होता है। बस ये फिक्स पॉइंट होते हैं, ये हमें याद रखने पड़ेंगे। अब हम इनके बेस पे क्वेश्चन करते हैं। किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं ध्यान से समझना। अब हमें कहता है w इज इक्वल टू दे रखा है 3z माइनस 4/z माइनस 1 दे रखा है और हमें कहता है इसका फिक्स्ड पॉइंट निकालो और नॉर्मल फॉर्म निकालो। अब फिक्स्ड पॉइंट और नॉर्मल फॉर्म कैसे निकालते? सबसे पहला काम w को z के इक्वल रख देना, तो w की जगह z रख देंगे तो z इज इक्वल टू आ जाएगा 3z माइनस 4/z माइनस 1 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा z स्क्वायर माइनस z इज इक्वल टू 3z माइनस 4 आ जाएगा। ये इधर जाकर साइन चेंज हो जाएंगे तो z स्क्वायर माइनस z माइनस 3z प्लस 4 बराबर में 0 आ जाएगा। तो z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 4 बराबर में 0 आ जाएगा। z माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर में 0 आ जाएगा। z की वैल्यू 2 और 2 आ जाएगी। अब ये जो z की दोनों वैल्यू आ गई 2 और 2, ये दोनों पॉइंट आ गए हमारे फिक्स्ड पॉइंट आ गए। अब फिक्स्ड पॉइंट के बाद हमें नॉर्मल फॉर्म निकालनी है। नॉर्मल फॉर्म कैसे निकालते हैं ध्यान से समझना। नॉर्मल फॉर्म के लिए हमें पता है कि अब z की दोनों वैल्यू सेम आई है तो जो नॉर्मल फॉर्म होगी वो नॉर्मल फॉर्म ऐसे होगी 1/w माइनस 2 इज इक्वल टू 1/z माइनस 2 प्लस k की फॉर्म में होगी। बेसिकली हमें k निकालना है। अब ये k कैसे निकालना है यही चीज समझनी है कि सबसे पहले w इज इक्वल टू 3z माइनस 4/z माइनस 1 रख दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो wz माइनस w इज इक्वल टू 3z माइनस 4 आ जाएगा। wz माइनस w माइनस 3z प्लस 4 बराबर 0 आ जाएगा। आपको रफ वर्क में एक काम करना है कि w माइनस 2 z माइनस 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो wz माइनस 2 w माइनस 2z प्लस 4 आ जाएगा। अब ये वैल्यू इसके अंदर इनपुट करनी है। कैसे करेंगे? देखिए wz तो है ही हमारे पास, क्या करना है? wz है, ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ऐड कर देंगे। मतलब 2w 2z और 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया और 2w 2z और 4 ऐड कर दिया। ये एज इट इज लिखेंगे। अब आगे माइनस के w माइनस 3z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये फैक्टर तो एज इट इज w माइनस 2z माइनस 2 बन जाएगा। w माइनस 2 z माइनस 2 बन जाएगा। फिर 2w में से w जाएगा तो w आ जाएगा, 2z में से 3z जाएगा तो माइनस के z आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है कि w माइनस 2 z माइनस 2 w में 2 सब्ट्रैक्ट कर देना है, 2 ऐड कर देना। तो w माइनस 2 z माइनस 2 प्लस w माइनस 2 माइनस z माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इस पूरी इक्वेशन को w माइनस 2 z माइनस 2 से डिवाइड कर देना है। जब इस पूरी इक्वेशन को w माइनस 2 z माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 1/z माइनस 2 माइनस 1/w माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस वाला पार्ट इधर जाकर प्लस हो जाएगा तो 1/w माइनस 2 इज इक्वल टू 1/z माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हमारी आ गई नॉर्मल फॉर्म, यहाँ पर k की वैल्यू जो है वो 1 है। तो इस तरह से हम फिक्स पॉइंट और नॉर्मल फॉर्म निकाल सकते हैं।
एक क्वेश्चन और करते हैं इसी के बेस पे। W इज इक्वल टू दे रखा है 3 आइटा z प्लस 1 अपॉन में z प्लस आइटा दे। W इज इक्वल टू 3 आइटा z प्लस 1 बाई z प्लस आइटा दे रखा है। मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन बनाना है। कैसे बनाएंगे? W को z के इक्वल रख देंगे। W को जब z के इक्वल रखा तो रखें z इज इक्वल टू 3 आइटा z प्लस 1 बाई z प्लस आइटा आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा टिपिकल है, इसलिए इसको ध्यान से देखना कि W को Z के इक्वल रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो इक्वेशन बन गई Z स्क्वायर प्लस Z आइटा इज इक्वल टू 3Z आइटा प्लस 1 बन गई। Z स्क्वायर प्लस Z आइटा माइनस 3Z आइटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। Z स्क्वायर माइनस 2Z आइटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। Z स्क्वायर माइनस 2Z आइटा माइनस 1 को प्लस का आइटा स्क्वायर लिख दूंगा तो ये Z माइनस आइटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। Z की वैल्यू आइटा और आइटा आ गई। यहाँ पर भी z की दोनों वैल्यू आ गई सेम। और नॉर्मल फॉर्म होती है 1 बाई डब्ल्यू माइनस आइटा इज इक्वल टू 1 बाई जेड माइनस आइटा प्लस के होती है। तो बेसिकली हमें k निकालना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, w इज इक्वल टू 3z आइटा प्लस 1 अपॉन में z प्लस आइटा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो wz प्लस w आइटा इज इक्वल टू 3z आइटा प्लस 1 किया, साइन इधर जाके माइनस हुए, wz प्लस w आइटा माइनस 3z आइटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हुआ। अब साइड में हमने क्या किया, w माइनस आइटा z माइनस आइटा से मल्टीप्लाई करी तो wz माइनस w आइटा माइनस z आइटा माइनस माइनस प्लस आइटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो wz माइनस w आइटा माइनस z आइटा माइनस 1 किया। और यही चीज हमने इसमें सब्ट्रैक्ट कर देनी है और ऐड कर देनी है। तो wz तो है हमारे पास, w आइटा z आइटा 1 और w आइटा z आइटा और 1 प्लस w आइटा माइनस 3z आइटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये पूरा पार्ट बन गया हमारा w माइनस आइटा और z माइनस आइटा बन गया। w आइटा और w आइटा हो गया 2w आइटा और z आइटा में से 3z आइटा गया माइनस 2z आइटा, 1 से 1 कैंसिल हो गया। ये चीज बन गई हमारी। अब हमने क्या करना है इसमें, देखिए w माइनस आइटा z माइनस आइटा है, इस 2w आइटा में हम 2 ऐड कर देंगे और 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इस प्लस 2 को माइनस 2 आइटा के लिख देंगे। यहाँ पे लिख दिया w माइनस आइटा z माइनस आइटा 2w आइटा, इस प्लस 2 को लिख दिया माइनस 2 आइटा स्क्वायर माइनस 2z आइटा माइनस 2 को लिख दिया प्लस 2 आइटा स्क्वायर। अब यहाँ से 2 आइटा कॉमन ले लेंगे और यहाँ से भी 2 आइटा कॉमन ले लेंगे तो w माइनस आइटा z माइनस आइटा प्लस 2 आइटा कॉमन लिया तो w माइनस आइटा माइनस 2 आइटा कॉमन लिया तो z माइनस आइटा बन गया। अब इस पूरी इक्वेशन को w माइनस आइटा z माइनस आइटा से डिवाइड कर देंगे तो 1 प्लस 2 आइटा बाई z माइनस आइटा माइनस 2 आइटा बाई w माइनस आइटा इज इक्वल टू 0 हो गया। 2 आइटा से भी इसको डिवाइड कर दे अगर हम तो वैल्यू आ जाएगी 1 बाई w माइनस आइटा इज इक्वल टू 1 बाई z माइनस आइटा प्लस 1 बाई 2 आइटा। ये हमारा k बन गया। तो ये फिक्स्ड पॉइंट और नॉर्मल फॉर्म के तरीके थे। कब थे? जब दोनों वैल्यूज क्या आ जाए, सेम आ जाए तो हम ऐसे करते हैं। लेकिन अगर मान लो दोनों वैल्यूज डिफरेंट हो, मान लो दोनों वैल्यूज डिफरेंट हो तो कैसे करते हैं, देखिए नेक्स्ट
चीज आती है कि W इज इक्वल टू Z बाई Z माइनस 2 हो। हमें फिक्स पॉइंट और नॉर्मल फॉर्म निकालना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, W को Z के इक्वल मानेंगे, तो Z इज इक्वल टू Z बाई Z माइनस 2 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Z स्क्वायर माइनस 2Z इज इक्वल टू Z हो जाएगा। ये Z इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो Z स्क्वायर माइनस 3Z इज इक्वल टू 0। Z को Z माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो Z की वैल्यू 0 और Z की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब Z की वैल्यू 0 और Z की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ पर फिक्स पॉइंट जो है दोनों सेम नहीं है, ये दोनों डिफरेंट है। तो फार्मूला होता है W माइनस A अपॉन में W माइनस B इज इक्वल टू K Z माइनस A अपॉन में Z माइनस B होता है। अब यहाँ पर A की वैल्यू जो है वो 0 है और B की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 3 है। अब A की वैल्यू और B की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो आउटपुट आएगी हमारी W माइनस 0 बाई W माइनस 3 इज इक्वल टू K Z माइनस 0 बाई Z माइनस 3 आ जाएगी। अब W की जो वैल्यू है Z बाई Z माइनस 2 उठा के यहाँ पे पुट करेंगे, Z बाई Z माइनस 2 Z बाई Z माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू K Z बाई Z माइनस 3 हो जाएगा। अब Z माइनस 2 एलसीएम ले लेंगे यहाँ से, तो देखिए Z बाई Z माइनस 2 और Z माइनस 2 एलसीएम लेंगे तो Z माइनस 3Z प्लस 6 बाई Z माइनस 2 कट जाएगा, K Z बाई Z माइनस 3 माइनस 2Z प्लस 6 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई Z बाई माइनस 2Z प्लस 6 इज इक्वल टू K Z बाई Z माइनस 3। अब यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा Z माइनस 3 इज इक्वल टू K Z बाई Z माइनस 3 कट जाएगा, K की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/2। अब ये जो K की वैल्यू माइनस 1/2 आई है वो उठा के यहाँ पे रख देंगे या यहाँ पे रख देंगे, तो आउटपुट आ जाएगी W माइनस 0 बाई W माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1/2 Z बाई Z माइनस 3 आ जाएगी। ये आंसर आ जाएगा। तो ये थे हमारे मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन में फिक्स्ड पॉइंट कैसे निकालते हैं और नॉर्मल फॉर्म कैसे निकालते हैं। अब नेक्स्ट थ्योरम आती है। अब जो थ्योरम करवाने जा रहा हूं द मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, 100% पेपर में आती है। थ्योरम है, कहती है प्रूव दैट रिजल्टेंट ऑफ टू मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन इज मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। दो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्टेंट मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन हो, तो प्रूफ में लिखेंगे लेट अस कंसीडर टू मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। दो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर टू मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। लेट W ले लिया हमने AZ प्लस B बाई CZ प्लस D, और एक फाई ले लिया हमने A1W प्लस B1 बाई C1W प्लस D1 ले लिया। ये दो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। अगर W मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है तो AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0 है, और अगर ये मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है तो A1 D1 माइनस B1 C1 भी नॉट इक्वल टू 0 है। अब हमने प्रूव करना है कि इनका रिजल्टेंट मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मतलब W की ये वाली वैल्यू उठा के अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो जो फॉर्म बनेगी वो भी एक मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन होगी। अब मैंने W की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दी, तो फाई इज इक्वल टू हो गया A1, W की जगह रखना है AZ प्लस B बाई CZ प्लस D प्लस B1 अपॉन में C1, AZ प्लस B अपॉन में CZ प्लस D प्लस D1। अब CZ प्लस D ऊपर नीचे से एलसीएम ले लेना, तो CZ प्लस D जब एलसीएम ले लिया तो आ गया A1 AZ प्लस B प्लस B1 CZ प्लस D आ गया, नीचे C1 AZ प्लस B
प्लस D1 CZ प्लस DR, इनकी मल्टीप्लाई कर दी हमने। जब हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाई की वैल्यू आ जाएगी A1AZ प्लस A1B प्लस B1CZ प्लस B1D अपॉन में C1AZ प्लस C1B प्लस D1CZ प्लस D1D आ जाएगा। तो फाई इज इक्वल टू Z कॉमन ले लो आप, A1A प्लस B1C इंटू में Z, A1B प्लस B1D आ जाएगा, और यहाँ पर C1A प्लस D1C इंटू में Z, C1B प्लस D1D आ जाएगा। इसको A, इसको B, इसको C और इसको D कह देंगे। तो फाई की वैल्यू जो आई वो ऐसे आ जाएगी, AZ प्लस B बाई CZ प्लस D आ जाएगी। ये भी एक प्रकार की मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है। ये कब होगी? जब AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0 होगा। AD का मतलब हो गया A1A प्लस B1C इंटू में C1B प्लस D1D माइनस B की वैल्यू रखेंगे हम A1B प्लस B1D और C की वैल्यू रखेंगे हम C1A प्लस D1C। इनकी प्रोडक्ट अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो ये मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है। इसलिए दो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन का जो रिजल्टेंट होता है वो भी एक प्रकार का मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसके बाद भी जो थ्योरम करवा रहा हूं वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट थ्योरम आती है, हमें कहता है कि प्रूव दैट रिजल्टेंट ऑफ ए मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन इज मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन with respect to geometric imports। पहले था दो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्टेंट मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अब है कि एक मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्टेंट मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू ज्योमेट्रिक इंपोर्ट्स। इसका मतलब क्या है? ज्योमेट्रिक इंपोर्ट्स का मतलब क्या है? ज्योमेट्रिक इंपोर्ट्स का मतलब है एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के अंदर मान लेना, वो ज्योमेट्रिक इंपोर्ट्स कहलाता है। हमने कहा कि सबसे पहले हमने कहा कि लेट अस कंसीडर अ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। एक मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन कंसीडर करते हैं, W इज इक्वल टू AZ प्लस B बाई CZ प्लस D लेते हैं मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा A ऊपर से C नीचे से कॉमन निकाल लेंगे, Z प्लस B बाई A और Z प्लस D बाई C बच जाएगा। तो W इज इक्वल टू A बाई C, Z में D बाई C ऐड कर देंगे और D बाई C ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब Z प्लस D बाई C एक बार इसके अपॉन में एक बार इसके अपॉन में, तो W इज इक्वल टू A बाई C 1 प्लस B बाई A माइनस D बाई C बाई Z प्लस D बाई C आ जाएगा। फिर A और C एलसीएम ले लेंगे, तो W की वैल्यू आ जाएगी A बाई C 1 प्लस AC एलसीएम ले लिया तो BC माइनस AD और अपॉन में Z प्लस D बाई C आ जाएगा। A बाई C से मल्टीप्लाई कर देंगे, W इज इक्वल टू A बाई C प्लस A से कट जाएगा तो BC माइनस AD अपॉन में C स्क्वायर Z प्लस D बाई C आ जाएगा। फिर हमने क्या किया, लेट कर लिया Z प्लस D बाई C को Z1 मान लिया,
ये पार्ट Z1 हो जाएगा। इस पार्ट को Z1 मान लिया, सिर्फ इस पार्ट को। और फिर हमने क्या किया, BC माइनस AD अपॉन में C स्क्वायर इंटू में 1/Z1 को Z2 मान लिया। मतलब ये पूरा पार्ट Z2 हो गया और A/C प्लस Z2 को Z3 मान लिया। मतलब W की जो वैल्यू है वो तो है Z3, अब ये पूरा Z3 हो गया और जो Z3 है वो प्रोपोर्शनल हो गया Z2 के, लगभग Z2 के बराबर, और Z2 जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया Z1 के, और Z1 जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया Z के। मतलब W ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनल हो गया Z के। इस चीज को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक इंपोर्ट्स। ज्योमेट्रिक इंपोर्ट्स मतलब एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में मान लेना। मतलब Z प्लस D बाई C को Z1 माना, दिस बाई Z1 को Z2 माना, A बाई C प्लस Z2 को Z3 माना, और W की वैल्यू जो आई वो Z3 आई। यानी कि Z3 में Z2 है, Z2 में Z1 है, Z1 में Z है, तो ऑटोमेटिकली W में भी Z आ गया। तो ये ज्योमेट्रिक इंपोर्ट्स था। ये हमारा आज का टॉपिक था, एलिमेंट्री फंक्शन एंड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।